देख लीजिए, कल हम लोग 23 तक डिस्कशन किए थे, आज 24 से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए वीडियो के माध्यम से। और 24 में क्या कहा है कि आपको बोला है कि x से लेकर n तक का माध्य अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाता है आपका x डैश, और उसके बाद है y से लेकर के अगर हम n तक का निकालते हैं तो y डैश आता है माध्य। तो बोला है कि ओवरऑल कितना माध्य होगा। तो ओवरऑल निकालने के लिए आप सिंपली कुछ नहीं कीजिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 कर देना है। और 1/2 कर देना है, पहले वाले माध्य को ले लीजिए, दूसरे वाले माध्य को ले लीजिए, अब बस यही आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये आपका हो जाएगा, ये वाला आंसर सी वाला आंसर होगा। यहाँ देख लीजिए 1/2 x डैश प्लस x y डैश। आगे बोला है हीमोग्लोबिन रंजक जो है ना किस में होता है, आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन जो रंजक है आपका पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी से आपको क्या क्या याद रखना है ये पहले समझ लीजिए कि आरबीसी से क्या क्या याद रखना है। तो ब्लड जो है ना, ब्लड के संरचना 3 तरीके का होता है। एक आरबीसी होता है, ठीक है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट। तो ब्लड के जो है 3 संरचना है, तीनों संरचना ध्यान रखेंगे। और हमको जो है याद रखिएगा कि ये आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन को अगर यहाँ से वहाँ तक पहुंचाने वाला कोई है तो इसमें क्या रंजक हीमोग्लोबिन। तो इसीलिए आपको ये पूछा जाता है कि कौन है जो परिवहन का काम करता है, तो आरबीसी करता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि डब्ल्यूबीसी आपको जो है ना, आपको रक्षा करता है बीमारियों से। अगर डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाएगा तो आप तुरंत बीमारी से जकड़ जाएंगे। इसलिए ये हमारा रोग प्रतिरक्षक है। याद रखिएगा कि कभी भी हमें किसी भी वायरस से पहले डब्ल्यूबीसी ही लड़ता है। जिसका डब्ल्यूबीसी खराब हो जाता है समझिए उसमें ज़्यादा रोग कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। प्लेटलेट रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कभी भी किसी को डेंगू अगर हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स की संख्या ही घट जाती है, जिसके कारण वो कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसीलिए रक्त का जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसका कब्रगाह कहाँ है, तो ये कब्रगाह प्लीहा में पाया जाता है और निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है। इतनी बातों को आप रक्त से संबंधित चीज़ों को, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। इतना अगर याद है तो आप रक्त वाले सारे क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला इंग्लिश से है, जैसा कि आपको इंग्लिश बताए हैं कई बार। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रीपोजिशन से इंग्लिश पूछा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कुछ वर्ड देखने होंगे कि कौन से वर्ड कौन सा प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो एप्लीकेबल जो है ना टू को फॉलो करता है, टू को लेता है। तो आप जब आपको पता होगा कि एप्लीकेबल के साथ क्या आता है, टू आता है, तो आप डायरेक्टली बिना कुछ देखे आप टू लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड हैं आपको ध्यान रखना होगा, 2-4 वर्ड को आपको ध्यान रख लेंगे, आ जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, बोला है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पराग कण होता क्या है। तो पराग कण जो होता है, पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक नर भाग होते हैं और एक मादा भाग होता है। नर भाग को हम पुमांग बोलते हैं, पुमांग, और मादा भाग को जयांग बोलते हैं। ये बात ध्यान कर लें कि पुमांग और जयांग होता है। पुमांग को ही हम पुंकेसर कहते हैं और जयांग को ही हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो ये अब आपको हम बता दें कि भाई ये पुमांग और जयांग होता है, तो उस समय परागन जो होता है, एक क्रिया होती है परागन। तो परागन की क्रिया 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका स्वपरागन होता है और एक पर परागन होता है। पर परागन होता है। तो ये दोनों परागन जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो वो स्वपरागन होता है। वही दूसरे पुष्प, मतलब कोई और पुष्प है और दूसरे फूल पर चला गया तो उस परिस्थिति में पर परागन होता है। तो पूछा जाता है कि अंतः परागन किसे कहते हैं, तो अंतः परागन जो होगा एक ही पुष्प में होगा। और अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण चला जाएगा तो उस परिस्थिति में ये परागन जो है ना पर परागन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि भाई किसमें पर परागन होता है, किसमें स्वपरागन होता है।
तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है कि परागन के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, उसके बाद ही कोई भी बीज बनता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, इतना बात है। अब यहाँ पे पूछा है किसके माध्यम से हो जाता है परागन, तो परागन आपके जो है सभी माध्यम से होता है, जल से भी होता है, वायु से भी होता है, कीट से भी होता है। मतलब अगर कीट किसी पुष्प पर बैठकर दूसरे पुष्प पर चला गया तो उसमें का जो कण होगा वो निकल करके दूसरे पुष्प पर चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति में वो परागन हो जाएगा। परागन जब तक नहीं होता है तब तक बीज नहीं बनते हैं। हवा जब चलता है तो एक पुष्प का कण, पराग कण दूसरे पुष्प पर चला जाता है, ऐसी परिस्थिति में परागन हो पाता है। अगर परागन नहीं होगा तो वो बीज नहीं बनेगा। तो कभी कभी सुने होंगे कि भाई गेहूं का बीज, गेहूं का दाना नहीं हुआ, तो कारण उसका वही हो जाता है कि परागन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण। तो मधुमक्खी जो है ना, परागन करने वाला एक महत्वपूर्ण कीट माना गया है। तो मधुमक्खी को ध्यान रखेंगे कि वो परागन कराने का एक महत्वपूर्ण कीट है। लीची सब पर ज़्यादा देखते होंगे, तो ये लीची पर आप बैठ करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़ करके जाता है, तो कण जो है ना उस पर चला जाता है, जिसके कारण वो परागन होता है और लीची बढ़िया फलता है। कभी कभी ऐसा होता है परिस्थिति में कि कुछ ऐसा मौसम टेम्परेचर हो गया जिसके कारण वो टेम्परेचर जो है ना खराब होने के कारण कीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं परागन नहीं हुआ और लीची की संख्या कम जाती है। तो वो ये मौसम पर ही डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो मैंने आपको बताया था ऊर्जा में, जब हमने ऊर्जा आपको पढ़ाया था तो उस समय फिजिक्स में ही बता दिया था कि ऊर्जा जो है ना बनता है ना बिगड़ता है। उस ऊर्जा का न नाश होता है और न निर्माण होता है, इसलिए ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज से दूसरे चीज में। तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक बन गया, रासायनिक से विद्युत बन गया, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई विद्युत जनित्र जो होगा ये क्या करेगा, तो विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर आप देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, पंखा क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अर्थात अगर विद्युत से घिरनियाने लग गया तो समझ जाइए कि वो विद्युत ऊर्जा को क्या बन रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन कभी सेल को आप सेल देखे होंगे तो सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस तरह से आप अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर सोच लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है डी आई मेंडेलिफ का श्रेय, मतलब मेंडेलिफ के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति जो है ना उसका किस लिए जाना जाता है, तो तत्वों के आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। अब बात करें तत्वों के आवर्त सारणी में, तो तत्वों के आवर्त सारणी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तत्वों के आवर्त सारणी में आपको मोस्ले को याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक यही है, मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले है। लेकिन तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले 2 भाग में धातु अधातु में किया गया था, धातु और अधातु। जब धातु अधातु में किया था तो उस समय लववाज्य नाम का व्यक्ति किया था। उसके बाद फिर चल करके आगे नए व्यक्ति आते हैं और एक अष्टक सिद्धांत देता है, अष्टक सिद्धांत देता है। फिर अष्टक के बाद एक जो है त्रिक सिद्धांत दिया गया है। तो न्यूलैंड के द्वारा जो है ना इस तरह से अष्टक सिद्धांत और डोबेराइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये ध्यान रख लेंगे, ये सारे चीज़ पूछे गए हैं कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया है। उसके बाद है अष्टक सिद्धांत के बाद है आपका त्रिक सिद्धांत किसने दिया है, त्रिक सिद्धांत। तो इस तरह से आप पूछे जाते हैं। त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर के द्वारा दिया गया है और ये अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। धातु अधातु लववाज्य के द्वारा बताया गया है। आवर्त सारणी का जनक मेंडेलिफ को मानते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इसको मानते हैं, मोस्ले को। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, कितना नंबर होगा, 29 हो गया ना, 30 नंबर। देखिए 30 में बोला है पैसिव। तो अगर आपने टेंस पढ़ा होगा
तो सबसे पहले आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V5 है तो ये प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस V5 है तो क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब प्रेजेंट में कोई भी रहेगा तो आपको ढूंढना है इज, प्रेजेंट इंडिफिनिट का रहेगा तो इज आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हिंदी है ना, ऑब्जेक्ट हिंदी है तो इज वाला ढूंढना है। कितने ऑप्शन इज वाले आए हैं, 2 ऑप्शन आए हैं। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, हिम होता है, तो हिम वाला क्या है, एक ही है, बस आप लगा दीजिए। बस आपको टेंस पहचानने आता है तो आप आसानी से लगा देंगे। सबसे पहले देखा हमने टेंस की, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको देखना है इज, क्या देखना है, इज, क्योंकि यहाँ आया है हिंदी। अब जब हिंदी आया है तो हिंदी के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। इज वाले ऑप्शन 1 और 2 है, 2 में से लास्ट में या 1 में लिख दिया है ही, मैं 1 में लिख दिया ही, तो लास्ट में तो ही होता नहीं, तो ये गलती हो गया, तो 3 वाला सही हो जाए। बस इतना देख करके आप अपना बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ देखें, लेकिन टेंस थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय जो था ये अवधेश नारायण सिंह था, अवधेश नारायण सिंह की। लेकिन अभी आपको वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में कौन है, सो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में हम आपको बता देते हैं कि अध्यक्ष जो है, सभापति को कहते हैं हम अध्यक्ष, देवेश चंद्र ठाकुर है। अभी जो है ना वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर, तो देवेश चंद्र ठाकुर को आप याद रख लीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर। अरे बदलता रहता है, अरे तो सरकार बदलती है तो सभापति बदलेंगे, क्योंकि सभापति तभी रहेंगे जब सरकार, तो अभी बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश जी चले गए हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश जी कहाँ चले गए हैं, आरजेडी के साथ। तो आरजेडी के साथ तब तो सरकार बदल गई ना, तो अब सभापति भी बदलेंगे, तो सभापति अलग हो गए, ठीक है। पहले देवेश जी थे, अब आ गए हैं अवधेश जी थे, अब देवेश चंद्र ठाकुर आ गया। अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या याद रखना है, उप सभापति का नाम याद कर लेना। अभी उप सभापति राम चतुर्वेदी, ठीक है, रामचंद्र पूर्वे। उप सभापति का नाम याद रख लेना है, किसका, हाँ, उप सभापति का नाम आपको याद रखना है रामचंद्र पूर्वे, ठीक है, पूर्वे है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, अभी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि बच्चा को सब कुछ मालूम, सब कुछ रख के चला गया, अब पूछ देगा कि भाई जदयू का अध्यक्ष कौन है, तो पता नहीं। तो जदयू का अध्यक्ष नहीं, जदयू एक पार्टी है जो नीतीश जी के पार्टी था, अभी उसका अध्यक्ष नया बन गया है RCPC, ये जदयू का अध्यक्ष है। वही आरजेडी का पूछ देगा तो आरजेडी का अध्यक्ष जगदानंद, ठीक है, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ देगा कि अभी आरजेडी का नया अध्यक्ष कौन बना है, जदयू का कौन बना है, क्योंकि जनरली पहले नीतीश जी थे, पहले लालू यादव के परिवार से थे, लेकिन अब ये बदल गया है, इसीलिए और को बदलते, बीजेपी को बदलते देख इन लोगों ने अपना भी सिद्धांत चेंज किया है ताकि लोग इन पर विश्वास करें, लेकिन सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आपका है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया। नहीं तो सबको पता है कि मेंडल जी को कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अनुवांशिकी से आपको क्या क्या याद रखना है, तो अनुवांशिकी के से आपको याद रखना है जीनोटाइप और फिनोटाइप, पूछा जाता है एग्जाम में। जीनोटाइप और जीनोटाइप का जो अनुपात होता है 1:2:1, और फिनोटाइप का जो अनुपात होता है, फिनो जो टाइप का अनुपात होता है ये आपको होता है 9:3:1 होता है, ठीक है। तो ये याद रखें 9, 3, 3 और 1, तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप याद रखेंगे। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या है, तो फिनोटाइप आदमी में दिखने वाले लक्षण, कुछ आदमी में लक्षण दिखते हैं कुछ, वही फिनोटाइप है, मतलब माता पिता के लक्षण दिख रहे हैं बच्चों में, तो ये फिनोटाइप है, ठीक है। अब ये फिनोटाइप क्यों दिख रहे हैं, तो इसके दिखने का कारण है डीएनए, इसके दिखने का कारण क्या है, डीएनए। तो ये डीएनए का जो बदलाव दिख रहा है उसका रेशियो जो होगा 1:2:1 का। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान में कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 तक चला था, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था।
ठीक है। अब 1914 से 18 तक ये पूछा है, लेकिन अब पूछा जा सकता है कि भाई तत्कालीन कारण इसका क्या था कि 14 का विश्व युद्ध हुआ। 14 के विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण आपको ध्यान में रखना है कि तत्कालीन कारण क्या थे। सेरोजेवा हत्याकांड तत्कालीन कारण थे। सेरोजेवा हत्याकांड। अब ये हम सेरोजेवा हत्याकांड क्या है मैं बता दूं। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड और अपनी पत्नी के साथ गया था सेरोजेवा में घूमने के लिए। सर्बिया में पड़ता है, वहां पे घूमने पत्नी के साथ गया था। तो पत्नी के साथ है उसको भी मार दिया और पत्नी को, जो फर्डिनेंड था आने वाले ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। अब राजकुमार को मार दिया तो ऑस्ट्रिया ने धमकी दिया कि भाई इसके जिम्मेवार तुम हो, अब इसका जो है अभी के अभी तुम उसको दोषी को लाओ और नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। तो ये तत्कालीन कारण माना जाता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था। ऐसे तो कारण बहुत से थे, गुट उट बनना, लेकिन गुट बनने के साथ साथ तत्कालीन कारण वही हो गया सेरोजेवा हत्याकांड। तो पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था? सेरोजेवा हत्याकांड। सेरोजेवा हत्याकांड में किसका हत्या कर दिया? फर्डिनेंड का और उसके साथ उसके पत्नी का, ठीक है, हत्या कर दिया गया। ठीक है, हाँ। अब ये पूछा जाता है कि डेट के साथ पूछ दिया जाएगा कि भाई किस डेट को ये स्टार्ट हो गया। तो ये 28 जून याद कर लेंगे। 28 जून को स्टार्ट हुआ था। 28 जून को 1914 को स्टार्ट हो गया था ये प्रथम विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया के द्वारा ही पहली बार आक्रमण किया गया सर्बिया पर और वहीं से स्टार्ट माना जाता है। फिर धीरे धीरे गुटबंदी हो गई, इसके गुट में कुछ शामिल हो गए, उसके गुट में। तो दो गुट बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र, एक थे मित्र राष्ट्र, एक था धुरी शक्ति, एक था धुरी शक्ति। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन गुट थे, मित्र राष्ट्र थे और धुरी शक्ति। फ्रांस किधर से था? तो मित्र राष्ट्र के तरफ से था। इंग्लैंड किधर से था? तो मित्र राष्ट्र के तरफ से था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका किधर से हो गया? तो अमेरिका भी मित्र राष्ट्र। जीत किसकी हुई? तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई, क्योंकि जिधर अमेरिका मूव किया उधर ही जीत हुई। तो ये सारे बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धुरी राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीते। बुरी तरह अगर किसी को परिणाम झेलना पड़ा तो जर्मनी और जापान को बुरी तरह परिणाम झेलने पड़े हैं, ठीक है। जर्मनी और जापान किधर से थे? तो ये थे आपका धुरी राष्ट्र की तरफ से, ठीक है। और भी कई थे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मेन चीजों को पूछा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं। बोला है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता। रेखांकित पद प्रतीक है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य से तो होगा नहीं, सूर्य से मतलब हाँ, यहाँ पे हो जाएगा समाज का। क्या हो जाएगा? समाज का। अब समाज जो है, समाज सिर्फ देखता रहता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। यानी कहने का मतलब मने मने सिर्फ देखेगा लेकिन बहुत कुछ बात कहेगा, सोचेगा लेकिन देखता नहीं। यही है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता लेकिन समाज को कुछ भी होता नहीं है। तुम अगर कुछ भी कर लो, माने किसी भी प्रकार का इन्वेंशन हो जाए, लेकिन समाज हमेशा एक जैसा बना रहता है। समाज में जैसा सोच है लोग वैसे बनाए रखते हैं, इसीलिए ये ऐसा कथन वाक्य बोला गया। हालांकि ये किसी न किसी कविता से है, तो आप कविता का ज्ञानकार है तभी जाकर के इसको समझ पाएंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? तो खाद्य की उपलब्धता कराना खाद्य सुरक्षा है, पहुंच कराना भी खाद्य सुरक्षा है, खाद्य जितना चाहिए उतना समर्थ कराना भी खाद्य सुरक्षा है। इसका मतलब सभी के सभी है। अब हम खाद्य सुरक्षा से आपको ध्यान देना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा पहली बार कब लाया गया। तो पहली बार 1974 में, 1974 में पहली बार खाद्य सुरक्षा लाया गया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा पहली बार कब दी गई? तो 1974 में। खाद्य सुरक्षा हमारे देश में कब कानून बन गया? खाद्य सुरक्षा का कानून कब बन गया? तो 10 दिसंबर 2013। 10 दिसंबर 2013। तो 10 दिसंबर 2013 को आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा एक कानून बन गया, जिसके तहत लोगों को पोषण कराना या उनके जितना वो देने लायक पैसा देंगे उतना पर भोजन उपलब्ध कराना है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का काम है कि भाई अगर किसी को 2 रुपया हो रहा है तब भी उसको पेट भर 2 रुपया में कराइए, किसी को 10 रुपया हो। इसी के तहत जो है ना बंटवारा होता है, जो डीलर लोग देते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही मतलब देते हैं भोजन के लिए देते हैं कि भाई अभी तो फ्री चल रहा है। अभी तो सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो 2013 में लाया गया, पूछा जाता है पहली बार। और वहाँ से हमारा जो है ना, हमारे सरकार का दायित्व हो गया कि भाई हम अपने जो भी जनता है सबको क्या है पोषण
युक्त भोजन कराएं। ठीक है, ये काम है उसका, दायित्व है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने के वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। मतलब कहने का मतलब है वो तीसरी महिला, लेकिन भारतीय मूल की दूसरी महिला। गई है तो तीसरी महिला है, लेकिन भारतीय मूल अगर पूछा जाता है तो दूसरी महिला। तो दूसरी महिला जो है ना, सुनीता विलियम के बाद सिरिसा बांदला गई है, सिरिसा बांदला। ठीक है, अब सिरिसा बांदला से आपको ये ध्यान रखना है कि सिरिसा बांदला के बारे में और क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं। तो सिरिसा बांदला कौन कौन गया है अभी तक? तो अभी तक गया है आपको कल्पना चावला, कल्पना चावला सबसे पहली बार। ठीक है, चावला। उसके बाद सुनीता विलियम, सुनीता, ठीक है, विलियम। उसके बाद आपका है ये सिरिसा बांदल, सिरिसा बांदल। तो 3 गो महिला हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर भारतीय मूल की कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि सीधे पूछ दिए गए भारतीय मूल नहीं लगाएगा तो वहाँ तीसरा हो जाएगा। लेकिन भारतीय मूल, ये जो सुनीता विलियम है ये भारत की नहीं है, इसीलिए ये भारतीय मूल की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भारतीय मूल की एक कल्पना चावला हो गई और दूसरी नंबर की कौन हो गई? सुनीता विलियम। तो आप ध्यान रखेंगे, कल्पना चावला जो आ रही थी, रिटर्न आ रही थी अंतरिक्ष से, तो जिस शटल में वो गई थी वो शटल क्रैश कर गया। बस धरती पर पहुंचने ही वाला था कि शटल क्रैश कर गया और उसकी डेथ हो गई। तो उस शटल का नाम पूछ लिया जाता है कि भाई वो शटल कौन था जिसके कारण कल्पना चावला जो है ना, कल्पना चावला का डेथ हो गया। तो वो शटल का नाम कोलंबिया है, कोलंबिया को ध्यान में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बात ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हमको क्या क्या बातें ध्यान रखना है? सबसे पहले ये हमको जान लेना है कि मानवाधिकार आयोग का अधिनियम जो आया था वो आया था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर जो है ना 1993 को ये अधिनियम, मतलब कानून अधिनियम के जरिए ये पूछा जाता है कि क्या ये संवैधानिक है? तो नहीं, संवैधानिक नहीं। जो ठीक है, जो अधिनियम से बनता है वो संवैधानिक नहीं होता है। ठीक है, अधिनियम अलग होता है और अनुच्छेद में जो लिखा जाएगा वो संवैधानिक। तो ये संवैधानिक पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग संवैधानिक है? तो संवैधानिक नहीं। ठीक है, ये लीगल बॉडी है, लीगल बॉडी माना जाता है, संवैधानिक नहीं माना जाता। आगे समझ में? तो जो भी अधिनियम से बनते हैं उसको लीगल बॉडी कहते हैं। और ये ऑप्शन में डायरेक्टली पूछा गया है कि भाई मानवाधिकार आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है? तो नहीं, संवैधानिक बॉडी नहीं है, हालांकि इसको अधिनियम के जरिए लाया गया है। ठीक है, अब हम बता दें मानवाधिकार आयोग, इसको हम शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, NHRC। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये ध्यान में रख लेंगे। NHRC की स्थापना जो है ना 1993 में हुआ है और 20 दिसंबर को जो है ना इसको यूएन का समर्थन मिल गया। यूएन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका समर्थन मिल गया है। ठीक है, अर्थात ये हमारे राष्ट्र का है, फिर भी यूएन ने कहा कि हाँ ये आयोग जो है ना संवैधानिक और लीगल है। ठीक है, सॉरी गैर संवैधानिक है लेकिन लीगल है। अब हम बता दें कि इसका अध्यक्ष पूछा जाता है कि कौन बनता है इसका अध्यक्ष। तो जो SC के रिटायर्ड जज होंगे, अब SC से मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वही इसका अध्यक्ष बनेगा। रिटायर करेंगे तभी जाकर के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। इसका काम है मानव के अधिकार को हनन होने से रोकना। मानव के अधिकार अगर हो रहा है हनन तो उस पर एक्शन लेना और एक्शन लेकर के मतलब कोर्ट में केस दायर करना, इसका काम है। तो ये सारे चीज है आपको ध्यान में रखना। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, महिला आयोग, महिला आयोग। ठीक है, महिला आयोग में जो है पूछा जाता है कि महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1990 में, याद रख लीजिए। मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में बराबर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए महिला आयोग जो है ना 1990 में, और इसका जो अध्यक्ष अभी है रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। तो याद रखिएगा, महिला आयोग आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये भी लीगल बॉडी है, मतलब लीगल बॉडी है लेकिन संवैधानिक नहीं। इतना बात आप ध्यान में कर लें। आगे हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जो है आपका इंग्लिश से है, देख लीजिए। इंग्लिश में बोला है कि इन द स्टोरी
ठीक है। द आइज आर नॉट रेयर, यहाँ क्या लिखा है, हेयर वेयर डिड द गर्ल अब देख लीजिए यहाँ पे ये स्टोरी जहाँ से आप लिया गया है उस स्टोरी की बात चल रहा है। तो ये स्टोरी आप पता होगा तभी आप सही लगा सकते हैं, स्टोरी नहीं पता है तो आपको तो अंदाजी लगाना है। हालांकि इसका आंसर सहारनपुर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सहारनपुर इसका आंसर। स्टोरी पता होगा तभी आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए भारत में परमाणु संयंत्र तो आज ही के क्यूज में हुआ है या कल का, हाँ तो ये तारापुर है, और तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये ध्यान में कर लेंगे। अब परमाणु गृह जो है ना हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक नरोरा है, नरोरा को याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक आपका है कैगा है, कैगा, कैगा को याद कर लीजिए कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद आप काकरापारा को याद कर लीजिए, काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। उसके बाद आपको याद करना है रावत भाटा, रावत भाटा ये राजस्थान में। तो ये इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बेलाडीला, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का एक भी जिला नहीं दिया है ऑप्शन में जो ये ऑप्शन में हो, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आप गलत ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्या है, आगे देख लीजिए। अगला बोला है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है ना, अब ये देख लीजिए इससे जनजाति से आया हुआ है, तो याद रखिए कि जनजाति भी हमको पढ़ना है। नोट कर लीजिए कि जनजाति चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जनजाति चैप्टर को हर हाल में पढ़ना है। यहाँ मुंडा जनजाति जो है ना सरहुल पर्व मनाते हैं झारखंड में, झारखंड में ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि अमन फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है? तो अमन फसल जो है आपको याद रखना है कि अमन फसल का मतलब क्या होता है। तो अमन फसल जो है वो आपको धान से संबंधित है, धान से, ठीक है, धान से संबंधित है। जो सालों भर खेती होता है उसको हम अमन फसल के नाम से होता है। लेकिन यहाँ पे अमन फसल का मतलब हो गया कि भाई पर्यावरण से संबंधित हमेशा एक ही पर्यावरण बना रहता है। यहाँ तो जो मक्का जो होता है अलग अलग मौसमों में उपजते हैं, लेकिन धान एक ही मौसम के लिए है। अब एक मौसम बना हुआ रहता है पश्चिम बंगाल में, कहाँ बना रहता है? पश्चिम बंगाल, हमेशा एक जैसा मौसम बना रहता है। अब हाँ, जिसके कारण हमेशा धान की खेती होता है। 2 से 3 फसल उपजते हैं, 2 भी उपजते हैं और 3 भी फसल धान के उपज जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धान को अमन फसल के नाम से जाने जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि धान जो है ना एक अमन फसल है, और अमन फसल आपको ध्यान रखना है। अब अमन फसल से याद रख लीजिए कि एक फसल होता है ओस, एक फसल होता है ओस, एक फसल होता है आपको ओस के बाद होता है बोरो। ये सारे पश्चिम बंगाल में होता है और सालों भर खेती होने वाला है, ओस और बोरो, अमन ओस बोरो, ठीक है। तो सालों भर खेती होने वाला खरीफ फसल है, और ध्यान रखें कहाँ का फसल है? पश्चिम बंगाल फसल है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में बोला है कि स्वयं सहायता समूह ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए ज्यादातर महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़े होते हैं, और उसमें जो सदस्य होते हैं वही ऋण से संबंधित फैसला लेती है, ठीक है, वही जो है ना ऋण से संबंधित फैसला लेती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा। अब सदस्य के द्वारा यहाँ पे फैसला लिया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिए कि ये अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? महिलाओं के द्वारा। ये कैसा बॉडी है? तो ये भी एक लीगल बॉडी है, ठीक है, ये संवैधानिक बॉडी नियम द्वारा बनाया। हाँ। आगे देख लीजिए, अगला पूछा है अब कौन बेमेल है? विलोम, कौन विलोम बोला है? विलोम युग्म है, सही विलोम युग्म है। तो अनादर का निरादर नहीं होता, अनादर का क्या होता है?
आदर होगा। अनूठा का बेजोर दिखा है, गलत है। बेजोर ही अनूठा होता है। इशारा का साइन नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि लास्ट में आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है और वो हो जाएगा आपका गौरव का लाघव। ठीक है, आगे देख लीजिए। पृथ्वी पर कुल सतह जो पानी से ढका है, तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी पर पानी जो है ना 71% है और 29% स्थल है। यहाँ 71 के नजदीक जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 75 नजदीक है तो 75 आप लगा के निकल सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक कहानी यह भी रचा है। ये किसकी है? तो ये रचना है आपको मनु भंडारी का, याद कर लेंगे। मनु भंडारी जो है ना, एक कहानी यह भी रचना है। ठीक है, ये लिखे हैं मनु भंडारी। अब आ गया है मैथ का सवाल। मैथ के सवाल में आपसे पूछा क्या है, ये पहले सबसे पहले जान लीजिए। एक चतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल A1/2 D1 गुने D2 होता है। लेकिन एक ही विकर्ण इसका दिया है 24, दूसरा विकर्ण नहीं मालूम है। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए आपको याद रखना है कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर होता है भुजा 2 गुने भुजा बराबर होता है √D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। ये बात ध्यान कर लेंगे कि √D1 का स्क्वायर जोड़ D2। अब 20 गुना हो जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40। अगर इसको हम रूट को हटाए तो 40 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? और D1 नहीं दिया है, D2 दिया है, या D2 दिया है D1 नहीं, कोनो एक मान सकते हैं। तो D1 मान लो नहीं दिया है तो D2 कितना है? 24 दिया है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। अब ये 576 जो है ना, इसमें आके घट जाएगा। जब 576 घटाएगा तो 1024 बचेगा। 1024। अब ये 1024 किसका वर्गमूल है? तो 1024 है 32 का। ठीक है, तो 32 इसका दूसरा विकर्ण आ जाता है। अब उसके बाद जब 32 इसका दूसरा विकर्ण आ गया तो अब हम इसका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का 1/2 और 24 गुने 32। अगर 32 को काटते हैं तो 16 कट जाएगा। 16 मरतबे 16 चौका 64 और 16 दूना 32 और 6 38, 384 आ गया। 384 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बना लेते हैं। एक बार दोबारा प्रयास कर लीजिएगा, खुद ब खुद आपको आ जाएगा। अगला सवाल है, आपको बोला है कि बीमाएं दिए गए हैं और बीमा में 10 है, 5 है। तो बताइए कि वो इस बीमा के कैमरे में कितने बड़े छड़ रखे जा सकते हैं। तो बस बड़ा छड़ निकालने के लिए आप विकर्ण निकाल दीजिए। जो कमरे का विकर्ण होगा L² जोड़ B² और जोड़ H²। बस इसी को निकाल देना है।